नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले राज्यसभा के कुछ ऐसे नामचीन चेहरे जिनकी अपनी पहचान है और इस बार वो दिखाई देंगे अब राज्यसभा में। पी चिदम्बरम दोबारा लौट रहे हैं, जयराम रमेश भी, कपिल सिब्बल भी, ऑस्कर फर्नांडिस भी, एमजे अकबर, मीसा भारती भी आ रही है, राम जेठमलानी भी आ रहे हैं। 93 ईयर्स, 93 बरस हो गए हैं, वो अभी वहां पर पहुंच रहे हैं। इन तमाम तस्वीरों के जरिए तकरीबन 40 नए चेहरे दिखाई देंगे राज्यसभा में। चेहरों पे ना जाइए, जरा उन चेहरों के साथ उन स्थितियों को देखिए जो बिहार के टॉपर हैं, क्योंकि हम 10:30 बजे खास रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। पहले उनकी बात सुन लीजिए। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? होम साइंस क्या होता है? खाना बनाने के बारे में दिया हुआ पता है। सोडियम का नाम सुना है? बिल्कुल। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो है एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो सब। बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बाहरी कक्षा में दो होता है। जी, ये टॉपर है। 10:30 बजे खास तौर पर ये रिपोर्ट दिखलाएंगे पूरी की पूरी। लेकिन बात दस्तक में आज कुछ और होगी। दस्तक में बात आज सरकार चली थी, बीते 25-30 बरस से चल रहा था चर्चा कि इस देश में गंगा साफ हो जाए। लेकिन किसे पता था कि गंगा कब साफ होगी? जिस लिहाज से स्थितियां इस देश के भीतर थी, सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा था 100 बरस लग जाएंगे जनाब, गंगा साफ नहीं हो पाएगी। लेकिन सरकार ने एक नया फार्मूला निकाला कि अब गंगा का पानी बेचा जाए। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, तब सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा 45 बरस पहले का ये गीत चाहे मौजूदा वक्त में फिट ना बैठे, लेकिन गंगा कितनी भी मैली हो जाए, लेकिन गंगा जिंदगी और आस्था से कुछ इस तरीके से जुड़ी है कि उसकी सफाई से ज्यादा उसके जरिए कमाई पर ध्यान हमेशा से हर किसी का रहा है। लेकिन जब सरकारों को ही लगने लगे कि उसके ठप होते संस्थानों को गंगा जीवन दे सकती है, तो समझना जरूरी है कि गंगा की सफाई कहीं पीछे छूट गई और गंगा के नाम पर भावनाएं या आस्थाओं के जरिए अब कमाई हिलोरे मारने लगी है। ने अपने विभाग को निर्देश दिया है कि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके देश के लोगों को हरिद्वार, ऋषिकेश का शुद्ध गंगा जल उपलब्ध हो सके थ्रू पोस्टल नेटवर्क, इसकी व्यवस्था करें। तो मंत्री महोदय अब उस सच को समझ रहे हैं कि गंगा कितनी भी मैली हो, लेकिन गंगा के पानी की मांग तो देश दुनिया में कम होगी नहीं। तो ई कॉमर्स पार्सल से गंगा को जोड़कर सरकार अपने पोस्टल डिपार्टमेंट को जीवन देना चाहती है। जो मोदी सरकार का आंकड़ा भी है कि 2013-14 में जहां ई कॉमर्स से महज 100 करोड़ की कमाई थी, वहीं 2015-16 में ये बढ़कर 1300 करोड़ हो गई। लेकिन सवाल सरकार की कमाई का नहीं, बल्कि गंगा की गंदगी का है। और जब हरिद्वार और ऋषिकेश का पानी पैकेट में भिजवाने का जिक्र मंत्री महोदय ही कर रहे हैं, तो गंगा के पर्यावरण पर सरकार की ही रिपोर्ट कहती क्या है, वह भी हरिद्वार और ऋषिकेश को लेकर यह भी समझना जरूरी है। दरअसल हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगहों का पानी ना तो पीने लायक माना गया, ना ही नहाने या खेती योग्य, क्योंकि दोनों जगहों पर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 221 से 1600 तक है। और तो और उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड की ही रिपोर्ट की माने तो फैक्ट्री या होटलों का कचरा तो दूर, 22 बड़े आश्रमों में से 17 आश्रमों का कचरा सीधे गंगा नदी में जाता है। यानी गंगा गंदी हो रही है, इसकी फिक्र बाबाओं को भी नहीं। और खुद केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 यानी अगले 4 बरस बाद ही सरकार ये कहने की स्थिति में आएगी कि हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा में सीवेज का पानी सीधे ना जा पाए, या फिर यह पानी वाकई शुद्ध कहा जा सके। लेकिन मंत्री महोदय ने हरिद्वार और ऋषिकेश का पानी ई कॉमर्स के जरिए देश दुनिया में पहुंचाने का जिक्र कर पोस्टल विभाग को जीवन देने की स्थिति में लाकर कुछ यूं खड़ा किया और कुछ यूं पीठ ठोकी। और हमारे जो अर्बन पोस्ट ऑफिसेज हैं, उसके सारे पोस्टमैन को हम स्मार्टफोन, मोबाइल फोन देने वाले हैं, ताकि दे ऑल्सो स्टार्ट बिकमिंग वेरी एक्टिव इन कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर्स इन ई कॉमर्स एक्सेट्रा। तो रूरल हमारे पोस्टमैन को हमने दिया
मूविंग एटीएम्स, हैंडल डिवाइस, और अर्बन को दे रहे हैं हम स्मार्टफोन। सरकार की रफ्तार बड़ी तेज है, लेकिन सवाल इतना भर नहीं है। सवाल तो उसके आगे का है, क्योंकि कॉल ड्रॉप का सवाल, हाथ में मोबाइल फोन भी दे दिया जाएगा, लेकिन कॉल ड्रॉप पे मंत्री महोदय क्यों खामोश रहते हैं, ये रिपोर्ट बाद में दिखाएंगे। उससे पहले एक दूसरी स्थिति, वाराणसी। 2 नदियों को जोड़ के ये नाम पड़ा था, लेकिन किसे पता था ये सरकारों में, सवाल इस सरकार का नहीं है। ये 2 नदियों का हाल देख लीजिए, एक तरफ वरुणा नदी और रसी नदी। वरुणा रसी को मिलकर ही वाराणसी बना था, और आलम यह हो चला है कि दोनों नदियां अब शहर में कचरे का अड्डा बन चुकी है, नाले में तब्दील हो चली है। सब कब्जा किया जा चुका है, कंक्रीट के जरिए मकान बन गए हैं, और शायद इसलिए बरुणा और रस्सी के बीच का स्थान ही पवित्र स्थल, धार्मिक तीर्थ स्थल वाराणसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 2 नदियों के बीच का स्थान ही वाराणसी के रूप में विख्यात था। ये पौराणिक जमाने से ये चला आ रहा है। अब दोबारा लौटिए गंगा जल पे। सरकार कह रही है हरिद्वार और ऋषिकेश का पानी ई कॉमर्स के जरिए भेजा जाएगा, शुद्ध पानी है। चलिए सरकार की मान लेते हैं, लेकिन सरकार से जो पैसे में पानी खरीदेगा उसमें कई सवाल खड़े हो सकते हैं। कौन सी कंपनी पानी भरेगी, वो भी दूर की गोटी है। चलिए एक नई स्थिति लेकर आते हैं। इस देश में तो संविधान ने दिया है कि आपको जल मिलना चाहिए, शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, घर मिलना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, पेट भरा होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जीने के अधिकार के तहत है दर्ज, और इधर पीने के पानी की बिक्री का सवाल है। और इन सब में हम आपको लिए चल रहे हैं बुंदेलखंड। यह संविधान है और इसकी धारा 21 देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार देती है। और जीने के लिए न्यूनतम जरूरत है क्या? जी, पानी। लेकिन इस देश में जीने के इस न्यूनतम अधिकार का हाल क्या है, यह बुंदेलखंड के हमीरपुर में पानी की मांग को लेकर विरोध कर रहे इन लोगों के जरिए समझा जा सकता है। पानी की बहुत गंभीर समस्या है यहाँ। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, पानी दो, पानी दो। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं यही देख रहा हूँ कि यहाँ पानी ही नहीं है। तख्तियों पर लिखी इस इबारत को गौर से पढ़िए। ये आजाद हिंदुस्तान का वो सच जिसे देखकर हर सिर शर्म से झुक जाएगा। पानी दो, पानी दो। जी हाँ, पानी दो या जान लो। जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत पानी के लिए यह गुहार बुंदेलखंड वासियों की है। इन हाथों में जो विरोध की तख्ती है उसमें भविष्य की चिंता है और प्यास ना बुझने का दर्द भी। जल है तो सरकार मुर्दाबाद। ग्रामीणों का गुस्सा केंद्र और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ है, जो आजादी के बाद से इन्हें पीने का पानी तक मुहैया नहीं करा पाई। खाना पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। खाना पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। मतलब बेहद बुरी परिस्थिति है शासन की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे वो प्रदेश सरकार हो, खिलवाड़ कर रही है। जहाँ पे आजादी से लेकर आज तक पानी ही नहीं है, पूरे गांव में पानी नहीं निकल रहा है। बहुत समस्या है बाबूजी। हाँ, पानी यहाँ मिलता नहीं है। 2 किलोमीटर है यहाँ से पानी में आते हैं, भाग भाग के जो कोई आगे आता है वही पा जाता है, नहीं पानी नहीं मिलता। तो तपते बुंदेलखंड में इन्हें मीलों पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। पानी का इंतजाम करना ही यहाँ पूरे परिवार की रोजमर्रा है, वही जीवन है और वही जिंदगी है। और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ पानी की तलाश में गुम। सरकारों के खिलाफ गुस्सा भले है, लेकिन कुछ न कर पाने की लाचारी इनकी आंखों में भी है, और शायद इसीलिए इन्होंने फैसला आमरण अनशन का किया। यहाँ पानी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होती, तो 31 तारीख से हम लोग गांव के, क्षेत्र के और पूरे जनपद के लोग क्रमिक अनशन के साथ साथ आमरण अनशन पे बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह कल्पना के परे है। आलम इस देश का हो क्या चला है। संयोग देखिए, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है, और आज से नहीं, पानी को लेकर सवाल तो आज़ादी से पहले इस देश में रहा है, लेकिन किसे पता था हालत इतने बद से बदतर होते चले जाएंगे, और पत्रकारिता की दिशा भी इस दिशा में जाएगी कि हमें ये बतलाना पड़ेगा कि पानी का हाल ये है, और सरकार दूसरी तरफ गंगा पानी बेचने का जिक्र करेगी। चलिए एक तीसरी स्थिति लेकर आते हैं। पानी कहीं ना कहीं जंगल से जुड़ा है, पेड़ों से जुड़ा है। पेड़ ना कटें, इसके लिए एनजीटी है, पर्यावरण को देखरेख के लिए एक संस्थान बनाया गया। लेकिन वो क्या करता है, क्या सोचता है, उसकी कौन सुनता है, कैसे सुनता है, आज जो उसने सवाल उठाए उसको राज्य लेकर क्या नजरिया है, यह भी देख लीजिए।
देश के नक्शे पर उभरते ये वो राज्य हैं जिन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मानता है कि वो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। खासकर इन राज्यों के 15 बड़े शहर। लेकिन राज्य सरकारों को अपने प्रदूषित शहरों को सुधारने की कितनी चिंता है, इसका अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि आज जब एनजीटी ने राज्य सरकारों से पूछा कि उनके राज्य में सबसे प्रदूषित शहर है कौन सा, तो उन्होंने अज्ञानतावश हाथ खड़े कर दिए, यानी नहीं पता। और नाराज एनजीटी ने कल तक का वक्त देते हुए कहा कि सभी राज्य बताएं कि उनके यहाँ सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं, उस शहर में कितने वाहन हैं, शहरों की कुल जनसंख्या कितनी है, और आंकड़े इस महीने तक के होने चाहिए, यानी पुराने आंकड़े नहीं चलेंगे। और सभी राज्यों के वकील अगर कल तक जानकारी नहीं दे पाए तो फिर राज्य के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा। उनके पास डेटा नहीं था कि कौन सा वाला राज्य के अंदर क्षेत्र ज्यादा पोल्यूशन करता है, पोल्यूशन से पीड़ित है। उस डेटा को कल तक फाइल करने के लिए बोला कि अगर कल तक नहीं फाइल करेंगे तब उन स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को बुला के फिर डेटा लिया जाएगा। देश के बाकी बड़े शहरों में प्रदूषण को लेकर अभी उतनी जागरूकता न सरकार में है और न लोगों में है। इसीलिए एनजीटी ने कहा है कि कल तक इस मामले में 15 बड़े शहरों का डाटा उसे दिया जाए और उम्मीद है कि उसके बाद कोई सख्त कदम एनजीटी इस मामले में उठाएगा जिससे वहाँ के प्रदूषण पर भी लगाम लग सके। जी, लग सकता है एनजीटी प्रदूषण को लेकर गंभीर है और सरकारें बिल्कुल गंभीर नहीं है। यानी राज्यों में प्रदूषण कैसे कम हो, राज्य सरकारों को इसकी चिंता नहीं और एनजीटी को बेहद चिंता है। लेकिन यहीं से दूसरा सवाल नया भी खड़ा होता है, क्या वाकई एनजीटी जो कह रहा है उसको लागू कर पाएगा? क्या वाकई एनजीटी के कहने पर राज्य सरकारें प्रदूषण रोकने के लिए ठोस कदम उठा पाएगी? तो इसे देखिए अगली रिपोर्ट में। जी, और अगली रिपोर्ट बतलाती है कि जिस एनजीटी को लेकर इस रिपोर्ट में आप गर्व महसूस कर रहे थे कि चलिए उसने प्रदूषण का जिक्र तो किया, उसको रोकने की बात तो कही, उस एनजीटी का हाल क्या है इस देश के भीतर, यह भी देख लीजिए। एनजीटी का सच यही है कि नदियों की जमीन पर वो कंक्रीट बनते हुए देखना नहीं चाहती, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं। एनजीटी चाहती है बालू खनन पर रोक लग जाए, लेकिन खनन अब भी जारी है। ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले प्रदूषण को एनजीटी रोकना चाहती है, लेकिन उसके ये विचार कहीं टिकते नहीं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हर जगह होना चाहिए, लेकिन देश में महज 10 से 12% ट्रीटमेंट प्लांट ही हैं। तो फिर एनजीटी क्या चाहती है और होता क्या है? और इन सब के बीच यमुना की जमीन पर दिल्ली में ही श्री श्री सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और जुर्माना भी नहीं देते तो भी एनजीटी कुछ नहीं कर पाती। तो सवाल यही कि पर्यावरण को लेकर एनजीटी की चिंता का मतलब होता क्या है? क्योंकि सच तो यही है कि प्रदूषण रोकने के लिए पर्यावरण अदालत के रूप में 2010 में एनजीटी का गठन भले हो गया, लेकिन एनजीटी उस रूप में काम करती कभी दिखी नहीं जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए। और आलम तो यह है कि 2015 में यमुना की सफाई को लेकर एनजीटी ने विस्तार से बात रखी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर में खुले में कूड़ा जलाने पर एनजीटी ने रोक लगाई, लेकिन आज भी कूड़ा जल रहा है, घटनाएं रुकने का नाम ले नहीं रही। तो क्या एनजीटी महज देश में एक ऐसा संस्थान है जिसके जरिए दुनिया को बताया जाता है कि भारत पर्यावरण को लेकर चिंतित है और इस प्रक्रिया में पर्यावरण का मसला ही देश में एक मजाक बन गया है? क्योंकि देश में रोजाना 80 से ज्यादा मौतें वायु प्रदूषण की वजह से होती है। जिस गंगा की जीवनदायिनी नदी के रूप में पहचान थी, वो आज सबसे प्रदूषित नदियों के तौर पर पहचानी जाती है, जिस पर 20,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है और बीते 25 बरस में हालात और बिगड़ ही गए। और तो और कोयला से चलने वाले ऊर्जा संयंत्र भारत की जरूरत का हिस्सा है। 70% बिजली पैदा उसी से होती है और कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 40% इन्हीं संयंत्रों से पैदा होता है। यानी इसका विकल्प आज तक खोजा नहीं गया। और तो और विकास और चकाचौंध की आंधी में देश जिस आर्थिक विकास की राह को पकड़ चुका है, उसमें कोयला उत्पादन दुगुना तिगुना करने की बात है। लेकिन ऐसा हुआ तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश भी बन जाएगा। लेकिन फिक्र किसे है? ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर बार बार कहा जा सकता है फिर एनजीटी का मतलब क्या है? किसे दिखा रहे हैं कि आप पर्यावरण को लेकर बड़े चिंतित हैं और एक संगठन आपका काम करता है, संस्थान बना दिया गया। दरअसल इस देश की त्रासदी यही चली है कि जो काम दिया जाए उस काम से इतर हर कोई काम करने की दिशा में बढ़ जाता है। हमने शुरुआत किया था गंगा जल से, जिसे बेचने का जिक्र ई कॉमर्स के जरिए संचार मंत्री ने किया। संचार मंत्री की पहचान क्या बनी थी? कॉल ड्रॉप। उन्होंने कॉल ड्रॉप को ही ड्रॉप कर दिया। जरा यह भी देखिए।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी इस बात का ध्यान रखें कि कॉल ड्रॉप नीड्स टू गेट मिनिमाइज्ड, दे मस्ट रीइंफोर्स देयर मैकेनिज्म। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस बात का जिक्र पहले किया करते थे, यानी कॉल ड्रॉप का जिक्र पहले होता था। पहले इस बात का जिक्र होता था कि टेलीकॉम कंपनियों से सख्ती से निपटा जाएगा, और इस बात का जिक्र पहले होता था कि लोगों को हर हाल में इससे छुटकारा दिलाया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ पहले की बात है। आज की बात यह है कि उनकी टीम काम कर रही है और इस समस्या से निजात दिलाने की कोशिशें जारी है। यानी 2 बरस बीत गए, कॉल ड्रॉप की समस्या जस की तस, सिवाय बात कोशिशों के आगे बढ़ नहीं पाई। और सच क्या है? सच तो यह है कि कॉल ड्रॉप पर जुर्माना लगाने के ट्राई के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। यानी टेलीकॉम कंपनियों को राहत मिल चुकी है, अलबत्ता लोगों को राहत मिलती दिख नहीं रही। तो कॉल ड्रॉप समस्या बनी हुई है, और हद तो यह है कि अब कई टेलीकॉम कंपनियां उस रेडियो लिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके जरिए कॉल आर्टिफिशियली तरीके से जुड़ी हुई दिखाई देती है। यानी 2 ग्राहकों के बीच बात नहीं हो पाती, अलबत्ता कॉल जुड़ी हुई दिखती है, यानी पैसा ग्राहक की जेब से जाता रहता है। पहली बात तो जो ये र्यूमर फैला हुआ है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई कि कॉल ड्रॉप दिखाने के बजाय वो कॉल कनेक्टेड ही दिखाते रहते हैं, आपकी बात नहीं हो पाती, वो एक गलत तरह का र्यूमर है। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है वर्ल्ड में कि जो इस तरह से इम्प्लीमेंट इंडिया में हो जाए। तो टेलीकॉम कंपनियों की जेब भरने का खेल जारी है, लेकिन सरकार के हाथ खाली, और इन सब के बीच जो इस्तेमाल करते हैं फोन का, उनकी जेब खाली। तो सवाल यही, क्या रेडियो लिंक तकनीक को लेकर अब सरकार कोई कार्रवाई करेगी? क्या सरकार के लिए कॉल ड्रॉप समस्या अहम नहीं है, या सरकार भी टेलीकॉम कंपनियों के आगे घुटने टेक चुकी है? क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें रविशंकर प्रसाद यह तो नहीं बता पाए कि कब तक कॉल ड्रॉप की समस्या पूरी तरह से हल होगी। हाँ, अपनी उपलब्धियों का बखान भी उन्होंने खूब किया और नई योजनाओं को सामने लाकर रख भी दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपनी तमाम उपलब्धियों के बीच अब बात गंगा जल की होने लगी है। हरिद्वार और ऋषिकेश से घर घर, देश दुनिया कहीं भी गंगा जल पहुंचाने का जिम्मा भी अब मंत्री महोदय ने कुछ इस तरीके से ले लिया है।